साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के बारे में। आप कह सकते हैं कि बायोग्राफी हम लोग पढ़ने वाले हैं आचार्य चाणक्य की, और थोड़ी बहुत चाणक्य नीति को भी हम लोग समझेंगे इसी में कि चाणक्य ने किस चीज को लेकर के क्या सिद्धांत दिए थे। लोकतंत्र को ज्यादा वो बढ़ावा नहीं देते थे, राजतंत्र को उन्होंने बढ़ावा दिया था। चाणक्य आरक्षण के विरोधी थे। तो इस तरह की चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगर ये समझें कि आज की कहानी किस क्लास से संबंध रखती है, तो हमारे पास एक किताब है अवेलेबल जो क्लास 8 की है, और इस किताब का जो नाम है हमारे आदर्श। और हमारे आदर्श किताब में चौथा लेसन ही है चाणक्य। तो इस किताब के अंदर लगभग बहुत 40-50 ऐसे महापुरुष का जिक्र होता है जो अपने आप में एकदम ब्रिलियंट और जीनियस टाइप के हैं। इतिहास के पन्नों में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे चाणक्य के एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। तो आज इन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम लोग आज ये भी समझेंगे कि सिकंदर को कैसे चाणक्य ने हिंदुस्तान में आक्रमण करने से पहले ही उसको भगा दिया। मगध के जो एक बदतमीज राजा थे जिनका नाम था धनानंद, उनको उनकी गद्दी से हटा करके उसकी जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित कर दिए। तो कैसे एक व्यक्ति, एक जो शिक्षक है, एक पूरे अखंड भारत का निर्माण कर देता है, इसी कहानी को हम लोग आज समझने वाले हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको शायद आइडिया लग ही गया होगा कि हम लोग दरअसल आज बात क्या करने वाले हैं, किसके बारे में है और किस क्लास से संबंध रखता है। अगर आप इसके अलावा भी किसी क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपके काम की चीजें होगी, क्योंकि चाणक्य की नीति आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में काम आती है। जरा सा भी आपका अगर चॉइस, अगर बिजनेस वर्ल्ड है, अगर आप व्यापारी बनना चाहते हैं तो वहां पर भी चाणक्य की नीति काम आती है। अगर आपको राजनीति में इंटरेस्ट है, अगर राजनेता आप बनना चाहते हैं तो वहां पर भी चाणक्य की नीति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। खास बात यह है कि आज से 2000 साल पहले चाणक्य पैदा हुए। आज भी इनके सिद्धांत इतने सटीक वर्तमान राजनीति और वर्तमान समाज के ऊपर काम करता है कि जानकर के आश्चर्य होता है कि आज से लगभग 2000 साल पहले व्यक्ति जो बातें कह रहा था वो आज के समाज में एकदम सटीक लागू कैसे हो सकती है। तो इसी तरह की चीजों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी आज की टॉपिक का नाम हम लिख दे रहे हैं चाणक्य। ठीक, चाणक्य हमारे आज की टॉपिक है। तो कहीं कहीं पे इनके नाम में आपको मतभेद हो सकता है। मतभेद क्या होगा, इनका दरअसल कई नाम ही है। जैसे चाणक्य भी इन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त इनका नाम है, और इसके साथ साथ इनका नाम था कौटिल्य भी नाम था। तो इनके कई नाम फेमस रहे। आचार्य चाणक्य भी जिक्र होगा। जैसे फिर से सुनिए एक बार, चाणक्य तो ये फेमस ही है चाणक्य के नाम से। इसके साथ साथ इनका एक नाम फेमस है जिससे हम लोग कहते हैं विष्णुगुप्त, ये भी इनका नाम है। और कौटिल्य एक इनको नाम दिया गया था बचपन में, हालांकि कौटिल्य ही नाम था, बाद में इनको चाणक्य के नाम से लोग जानने लगे। तो इनका 3-4-5 नाम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही व्यक्ति का नाम है। तो पहली चीज तो क्लियर हुआ कि चाणक्य के 3-4 नाम है। चाणक्य नाम है, विष्णुगुप्त नाम है, कौटिल्य नाम है, आचार्य चाणक्य। तो जब ये आचार्य बने तो उनके बाद इनके नाम में आचार्य लग गया तो आचार्य चाणक्य हो गए। हालांकि ये पूरा विख्यात जो है फेमस चाणक्य के ही नाम से है। तो हम लोग बार बार अपनी पूरी कहानी में चाणक्य ही शब्द का प्रयोग करेंगे। बाकी जिन शब्दों के बारे में, जिन नाम के बारे में जिक्र हुआ उसके बारे में हम लोग बात ज्यादा अब नहीं करेंगे। तो यहां तक मोटा मोटा पहले आइडिया लग गया कि चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य सब एक ही व्यक्ति का नाम है। चलिए दूसरी बात पर हम लोग आते हैं। चाणक्य के जो पापा हैं इनका नाम जो है चणक है। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, इनके पापा का नाम क्या है? चणक, और इनका नाम चाणक्य। तो इनका नाम और इनके पापा का जो नाम है आपस में एक दूसरे से मैच करता हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चाणक्य जो है इनके पिताजी का नाम चाणक्य है, क है, यह नहीं लगा हुआ है, तो इतना अंतर है। अब इनकी मम्मी जो है, इनकी मम्मी का भी नाम चणेश्वरी देवी है, तो चणेश्वरी। अब कहीं कहीं पे इनकी मम्मी के नाम में थोड़ा सा मतभेद है। कहीं कहीं पे लिखा है चणेश्वरी और कहीं कहीं पे लिखा है चणेश्वरी देवी। तो अब इसमें क्या इतना सोचना, एक टाइटल लगा हुआ है बस। तो ये दो बातें क्लियर हुई कि चाणक्य के पापा का नाम क्या था? चाणक्य, और इनकी मम्मी का नाम था चणेश्वरी देवी या चणेश्वरी।
अब इनकी अगर बात करें तो किस समाज से यह बिलोंग करते थे, तो ये इनका जो समाज था ब्राह्मण समाज था। जैसे हिंदुस्तानी सभ्यता को अगर आप बढ़िया से जानते हैं या पढ़े हैं या पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान में जो हिंदू समाज है, हिंदू वर्ग, जो हिंदू धर्म है, इसमें मनुष्य 4-5 कैटेगरी में बटा हुआ है। सामान्यतः 4 कैटेगरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। इसके बाद एक जो दलित वर्ग आता था, जो इस चारों कैटेगरी में नहीं आते थे, मतलब इन चारों के बाहर थे। तो अगर इनकी बात करें तो ये ब्राह्मण कैटेगरी की व्यक्ति हैं और ब्राह्मण ही परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पापा एक ब्राह्मण थे, इनकी मम्मी भी ब्राह्मण थी और आचार्य चाणक्य ऑलरेडी ब्राह्मण ही हुए, डेफिनेटली, जो मम्मी पापा ब्राह्मण थे। तो आप कह सकते हैं कि आचार्य चाणक्य एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। यहां तक बात आपको समझ में आई। अब कई बार ये जिक्र होता है कि इनका दरअसल किस जगह पर ये पैदा हुए थे। थोड़ा सा मैं 1 मिनट आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा। आज की जो पूरी कहानी है आचार्य चाणक्य के बारे में, दरअसल इनके बारे में कहीं पर भी विस्तार से कुछ लिखा उखा नहीं गया है। अलग अलग किताबों में थोड़ा थोड़ा इनका जिक्र होता है और उन किताबों के जरिए एक नई कहानी तैयार करके आपके सामने पेश किया जाता है। दरअसल चाणक्य के बारे में इतनी ज्यादा कहानी फेमस है, वो कहानी का कोई एक किताब स्रोत नहीं है। कुछ किताबें जैन धर्म की हैं, कुछ किताबें बौद्ध धर्म की हैं और एक विष्णु पुराण करके किताब है, उसमें भी चाणक्य का जिक्र होता है। और एक मेगास्थनीस करके एक दार्शनिक था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में रहा करता था, उनके साथ, उसने भी एक किताब लिखी, उसमें हालांकि उसमें इनका जिक्र नहीं है। तो कहीं कहीं पे मतलब कह सकते हैं कि चाणक्य की जो पूरी कहानी है वो पूरी अलग अलग किताबों से उठाई गई है। एक जगह स्पेशली चाणक्य के बारे में कुछ लिखा उखा नहीं गया है। इसलिए बहुत कहानियों में चाणक्य के मतभेद रहता है हमेशा कि ऐसा हुआ था या नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति नजदीक के नहीं है, इनका जो समय काल है बहुत ज्यादा पुराना है। अभी हम लोग जब डेट देखेंगे तो आज से पता चल जाएगा कितने साल पहले पैदा हुए थे। तो ये बात आपको शायद क्लियर हुई हो कि चाणक्य के बारे में जो कुछ भी आज बताया जाएगा वो किसी एक किताब को नहीं देखते हुए बल्कि कई किताबों की जगहों से इंफॉर्मेशन को उठाया गया है और उसे आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। अब एक चीज और हो सकता है कि जो चीजें बताई जाए आपको उसमें से कुछ चीजें गलत भी हो। गलत इसलिए हो क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि इनके बारे में जानकारी बहुत कम है और बातें इनकी बहुत होती है। किताबों में इनका उल्लेख कम है और इनके बारे में बातें बहुत है। अभी आप जाइए किसी भी बुक सेंटर पे जाएंगे तो वहां पाएंगे आप चाणक्य के बारे में हजारों किताब लिखी हुई हैं और चाणक्य की खुद कोई स्पेशल किताब नहीं है। हालांकि इनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, उसमें काफी कुछ लिखा है, लेकिन उसमें चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अपने बारे में नहीं लिखा है, उसमें उन्होंने नियम कानून लिखे हैं। इसलिए चाणक्य की पर्सनल जीवन काल कैसा था, पर्सनल उनकी लाइफ कैसी थी, एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है कि एग्जैक्टली चाणक्य ऐसे ही थे। ऐसा कोई नहीं कह पाएगा क्योंकि ऐसा कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। जगह जगह पे चीजें हैं, अब उन चीजों को एक जगह जोड़ा जाएगा। चलिए, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि मैं क्या चाणक्य के बारे में बता रहा था अभी तक। चलिए, तो चाणक्य, इनके पापा का नाम क्या था? चाणक्य। इनकी मम्मी का नाम था चलेश्वरी। अब सवाल आता है कि इनका प्लेस क्या था, किस जगह पे लोग पैदा हुए। तो इनका जो जन्म हुआ है तक्षशिला में हुआ है। ठीक, तक्षशिला कहां है? आज एक विद्यालय इसमें पूरे देखेंगे तो हिंदुस्तान में 2 विद्यालय हमेशा से हिंदुस्तान की शान को बढ़ाते हुए पाए गए हैं। जैसे एक विद्यालय तक्षशिला है, एक विद्यालय है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा इसमें बिहार में है और तक्षशिला इसमें पाकिस्तान में है। तो ये जो कहानी आज से जितने वर्ष पुरानी है, ये कहानी जिस समय की है उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। अभी तो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ 1947 में। तो ये कहानी आज से 2000 साल पुरानी है। तो 2000 साल पुरानी कहानी का मतलब ये हुआ कि कश्मीर, पाकिस्तान, ये सब कुछ हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो आज के जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं वहां पे एक जगह है जिसका नाम है तक्षशिला। अब इस समय जो है वो जगह फेमस है तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से। तो जहां पे तक्षशिला विश्वविद्यालय है बना, वो जगह जो था दरअसल तक्षशिला था। उस तक्षशिला जगह पे एक तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय बनाया गया। और यह विश्वविद्यालय जो बनाया गया था, किसने बनवाया, कब बनवाया, इसके बारे में एक अलग से बहुत बढ़िया कहानी है।
तो हम लोग ज्यादा उस विद्यालय पे ध्यान नहीं देंगे। दरअसल हमारा आज का जो टारगेट है आचार्य चाणक्य है, न कि तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो हमने क्या समझाया अभी तक आपको कि आचार्य चाणक्य का जन्म कहां हुआ? तक्षशिला में हुआ, और तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अब जब इनके बगल में ही एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, जैसे अब तक्षशिला में पैदा हुए, और तक्षशिला में ही एक तक्षशिला नाम का एक विश्वविद्यालय है जो बहुत फेमस है, तो वहीं पर इनकी पढ़ाई चालू होती है। चाणक्य की जो पढ़ाई है, प्रारंभिक पढ़ाई जो है, कहीं दूसरे विद्यालय से होती है, क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय में बाल्य काल के बच्चे, छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं होता था। ऐसा उस समय के स्रोत कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा यंग बच्चों की एंट्री होती थी, क्योंकि वो विश्वविद्यालय के रूप में था, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं था। तो आचार्य चाणक्य ने प्रारंभिक शिक्षा कहां से ली, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि शुरू में उनकी बाल्य अवस्था में एजुकेशन कौन दे रहा था उनको। तो हालांकि ये माना गया बाद में कि इनके जो पापा थे ये ब्राह्मण थे, तो इनके पापा पढ़े लिखे थे, इनके पापा ने प्रारंभिक शिक्षा दी, और फिर इसके बाद छोटे मोटे स्कूल से उन्होंने शिक्षा लिया होगा, और फिर अंतिम में एंट्री करते हैं कहाँ? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और वहां ये जाते हैं, वहां जाने के बाद इनकी जो रुचि थी स्पेशली राजनीति में थी। आचार्य चाणक्य की जो पसंद था वो राजनीति थी, और उन्होंने राजनीति में बढ़िया से ज्ञान हासिल किया। इसके साथ साथ रसायन शास्त्र, जिसे आज की भाषा में हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री, आचार्य चाणक्य ने केमिस्ट्री को भी बढ़िया से पढ़ा समझा। इसके साथ साथ उन्होंने राजनीति के बारे में समझा, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी लिया। समुद्र शास्त्र एक होता है सब्जेक्ट। समुद्र शास्त्र मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उसके फेस को, उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसके लैंग्वेज को, उसके मतलब हर एक एक्टिविटी से उसके असलियत को पता कर ले। मतलब कि जो मैं बोल रहा हूं वही मेरे अंदर भी है या नहीं। अंदर से ऐसा तो नहीं मैं खोखला इंसान हूं और बाहर से खूब भौकाल मारे जा रहा हूं। अगर ऐसे नेचर है तो इस चीज को देख कर ही परख लेने वाली क्षमता आचार्य चाणक्य के अंदर बहुत जबरदस्त थी। तो इनके बारे में कहा गया कि समुद्र शास्त्र के भी एक स्पेशलिस्ट थे। इसके साथ साथ इन्हें मतलब कई सब्जेक्ट में रुचि थी। हालांकि इनके पास शस्त्र का ज्ञान नहीं था। शस्त्र का ज्ञान मतलब जैसे लड़ना उड़ना, मारपीट कैसे करना है, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं थी। लेकिन कूटनीति में एकदम एक्सपर्ट थे। तो कह सकते हैं कि चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि बहुत जबरदस्त है, दिमाग के बलबूते वाला आदमी है, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो इस तरह के आदमी हैं। इनके बचपन से संबंधित कई कहानियां बड़ी फेमस है। तो हम लोग कहानी एक तरफ से ही समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा बचपन को समझते चले कि इनके बचपन में क्या क्या कहानी फेमस है। जैसे ये कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य का जब जन्म हुआ तो ये जन्म के समय ही इनके दांत थे। एक कहानी ये फेमस है। अब ऐसा थोड़ा सा यकीन करना कठिन होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जन्म से दांत नहीं होता है। तो जब समांतर जन्म से दांत नहीं होता है तो आचार्य चाणक्य के दांत थे, इस बात में विश्वास करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि जन्म से दांत कैसे हो सकता है, जबकि हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा होगा किसी व्यक्ति का जो दांत जन्म से हो। चलिए, तो एक कहानी तो ये समझ में आया, लेकिन इनके बारे में फेमस है कि ये जन्म से इनके पास दांत था। एक दूसरी कहानी इनकी बचपन की फेमस है कि एक बार ये जब घर से बाहर खेल रहे थे, तो खेलते समय जब ये बाहर खेल रहे थे तो इनके घर के अंदर एक एस्ट्रोलॉजर आ गए, ज्योतिषी, जो हाथ को देख करके भविष्य बताते हैं, भविष्य बताने वाले व्यक्ति आए और इन्होंने इनकी माताजी से मिला। इनकी माताजी का हमने नाम क्या बताया? चणेश्वरी जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं चाणक्य के बारे में। उनका जब वो कुंडली देखते हैं, उनका जब भविष्य देखते हैं, तो बताते हैं कि ये जो लड़का है चाणक्य, ये आगे चल करके प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसके कुंडली में राजयोग लिखा है। राजयोग का मतलब या तो ये राजा बन जाएगा या तो किसी राज्य का प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब इस बात में सुन करके इनकी मम्मी रोने लगी। जब इनकी मम्मी रोने लगी तो चाणक्य खेलते हुए घर आए, जब तो उन्होंने पूछा कि रोने का कारण क्या है। तो उनकी माताजी ने बताया कि दरअसल एक चीज यहां से मिस भी हो रही है। जब इनके एस्ट्रोलॉजर्स ने जब इनकी मम्मी से कहा, तो इनकी मम्मी ने इनसे पूछा कि भाई इस बात की क्या गारंटी है कि सच में राजा ही बनेगा जाके आगे, या प्रधानमंत्री बनेगा। तो इनके जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने इनकी मम्मी से कहा कि एक काम करिए, चाणक्य को बुलाइए और उसके दांत को देखिए। अगर उसके दांत के अंदर नागराज का चिन्ह होगा, नागराज कहने मतलब एक सर्प का अगर चिन्ह है, तो यह बच्चा सच में ही प्रधानमंत्री बनेगा या राजा बन जाएगा। तो इनकी मम्मी जो है चणेश्वरी देवी बुलाती हैं चाणक्य को और उसके दांत को चेक करती हैं।
और दांत को जब चेक करती है तो उनके दांत के अंदर देखती हैं कि नागराज का चिन्ह है। इस बात से इनकी मम्मी रोने लगती हैं। जब इनकी मम्मी रोने लगती हैं तो उसी समय चाणक्य पूछते हैं कि ये क्या कारण है रोने का, आप मेरे दांत को देखती है और रोने लगती हैं अचानक, क्यों? तो उनकी मम्मी ने बताया कि दरअसल तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। और इसके जो पुष्टि है ये जो बताए हैं पंडित जी, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, इन्होंने बताया कि भाई इसके अगर दांत पर नागराज का चिन्ह है तो डेफिनेटली ये राजयोग मतलब लिखा है। तो चाणक्य उसी समय इस बात को सुनते हैं कि ऐसा बात है, पत्थर उठाते हैं और अपने दांत को ही तोड़ देते हैं जिस दांत के अंदर नागराज का चिन्ह लगा हुआ था। और वो कहते हैं कि अगर हे मां, तुम्हारे प्रेम के लिए अगर मुझे ऐसे सिंहासन को छोड़ना रहे तो मैं हजारों सिंहासन को छोड़ सकता हूं, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। तो यहां से थोड़ा सा एक चीज समझ में आता है कि चाणक्य को शायद सत्ता का लोभ एकदम नहीं था। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी सत्ता के लिए विशेष ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा एक बेहतरीन से बेहतरीन राजा के निर्माण में पूरा जीवन अपना यापन किए हैं। उन्होंने कभी अपने खुद ये नहीं चाहा कि मैं ही राजा बन जाऊं। ऐसा चाणक्य के जीवन में कहीं उल्लेख नहीं है कि चाणक्य ने ऐसा कभी सोचा कि मैं ही राजा बन जाऊं। हालांकि पूरी इनकी बायोग्राफी जब पढ़ डालेंगे कहीं पर 1% ये जिक्र नहीं होगा कि यहां पर आचार्य चाणक्य खुद राजा बनने की इच्छा रख रहे हों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया। बचपन की कहानी ये है फेमस। तो इसी तरह चाणक्य धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद इसे एंट्री करते हैं कहां? अब तक मैंने इनकी 2 कहानी आपको बताया। आचार्य चाणक्य की पहली कहानी क्या बताया कि बचपन में जब एक पैदा हुए तभी इनके दांत थे। पहली एक कहानी ये फेमस है। दूसरी चीज एक मैंने बताया कि कैसे ज्योतिषी ने ये बताया कि आगे चल करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं और या तो राजा बन सकते हैं। ये कहानी फेमस है। इसी बीच में चाणक्य को शिक्षा मिलती है तक्षशिला से। ये पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं और इनकी सोचने की क्षमता बड़ी लाजवाब है। तो ये एक समय के बाद उसी विश्वविद्यालय में टीचर भी बन जाते हैं। जब ये पढ़ने गए थे तो उस समय की भी एक कहानी फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि इनके जो टीचर थे, अब टीचर कहीं कहीं पे टीचर का जिक्र होता है, कहीं कहीं पे इनके पिताजी का ही जिक्र होता है कि इनके पापा ही थे। तो मान के हम लोग चलते हैं टीचर ने एग्जाम लिया। टीचर ने एक बार इनसे एग्जाम लिया। इनके सामने 2 पात्र रखे गए, 2 बर्तन रखे गए। एक में दूध भरा हुआ था और दूसरे वाले में भी दूध भरा हुआ था। चाणक्य के सामने ये ऑप्शन था कि इन दोनों में से किसी एक पात्र को तुम्हें लेना है। और पहले पात्र की कंडीशन है कि अगर तुम पहले पात्र के दूध को पी जाते हो तो तुम्हारे अंदर बुद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर दूसरे पात्र को तुम पीते हो तो तुम्हारे अंदर शारीरिक बल बहुत ज्यादा हो जाएगा। कंडीशन ये है कि दोनों में से किसी एक ही को चुनना है, किसको लोगे? अब टीचर ने ऐसा सवाल रखा। चाणक्य उठे अपनी जगह से, सीधा गए, पहले पात्र को उठाते हैं और उसमें का पूरा दूध पलट देते हैं दूसरे पात्र में। अब पलट करके दूसरा वाला पात्र लेकर के पूरा दूध पी जाते हैं और उत्तर देते हैं कि हमें शारीरिक बल के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए। और आपने कंडीशन रखा था कि पात्र एक ही लेना है, मैंने पात्र एक ही लिया है, दूध दोनों में के लिए लिया है। तो सोचिए, इतना एक छोटा सा बालक, इसके सोचने की क्षमता इतनी लाजवाब है, जो इस तरह से अपने एग्जाम को पास कर रहे हैं। चाणक्य की जीवन की जो कहानी है वो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। जानकर के इतना अच्छा लगता है कि यार एक व्यक्ति इतना गजब सोच रहा था इतनी छोटी सी उम्र में। तो चलिए, यहां तक आपको शायद बात हमारी पूरी समझ में आई होगी कि चाणक्य को शिक्षा पूरा प्राप्त होता है कहां से? तक्षशिला से। और ये तक्षशिला में ही प्रोफेसर बनते हैं। जब ये प्रोफेसर बनते हैं तब इनके नाम के आगे आचार्य लग जाता है, क्योंकि यहाँ आचार्य उसी को कहते हैं जो शिक्षा देने का काम करे, जो टीचिंग का काम करे। तो चाणक्य अब किसमें चेंज हो चुके हैं? आचार्य चाणक्य में। अब यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब इसी समय जब ये टीचिंग का काम कर रहे थे तो उसी समय सिकंदर चला आया था युद्ध करते हुए। अब हम लोग की कहानी में दूसरा व्यक्ति एंट्री करने वाला है जिसका नाम है सिकंदर। तो चलिए, मैं एक काम चलाऊं हिंदुस्तान बना दे रहा हूं, ठीक। अब ऐसा ही मेरा थोड़ा सा हिंदुस्तान बनेगा, क्योंकि मैं मानचित्र विशेषज्ञ नहीं हूं तो मेरा थोड़ा सा फिगर बड़ा इधर उधर रहता है। अब कंसेप्ट को समझिए, फिगर तो अब देख लेंगे कहीं और से भी, ठीक। और आप अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि एक हमारे हिंदुस्तान का ये इमेज है,
ठीक। अब जो इधर का क्षेत्र है ये वाला, यहां है, ये चीज है हमारा मगध, ये है हमारा मगध। यहां पे एक राजा है जिसका नाम है धनानंद, इसी का भी जिक्र होगा। अब इधर है देखिए पाकिस्तान, यहां पर ही तक्षशिला ऑलरेडी है हमारा, और फिर इसके बगल में हमारा है अफगानिस्तान। तो ये जो आप देखिए ये हो गया हमारा पाकिस्तान और ये हो गया हमारा अफगानिस्तान। तो यहां पर सोचिए इधर से ही जीतते हुए आ रहा था सिकंदर, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सिकंदर। अब सिकंदर का एक ही मकसद था कि हम पूरी दुनिया को जीत ले। अब सिकंदर उधर से पूरा यूनान से चला था अपना पूरा जीतते हुए, और सब कुछ जीतते जाते आ गया हिंदुस्तान तक। और यहां से एक नदी बहती थी, जिस नदी का नाम था, उस नदी का नाम था व्यास नदी, नाम भूल गया था, व्यास नदी। उस यहां से बहती है एक नदी जिसका नाम है व्यास नदी। अब देखिए इस व्यास नदी को पार नहीं कर पाया था सिकंदर, यहीं से कहानी इसकी वापस हो जाता है। तो इस पूरे वापस कैसे होगा वो बाद में समझेंगे, अब थोड़ा सा इनका समझिए। अब हमने क्या समझाया कि चाणक्य तक्षशिला में प्रोफेसर हैं, और इसी समय सिकंदर एंट्री करता है हिंदुस्तान में, और वो बेचारा जीतते हुए सब कुछ आता है। ऐसे आदमी को बेचारा कहना गलत है, मैं बेचारा बोल दिया इसको, ठीक। ये बेचारा नहीं है, ये अच्छे अच्छे लोगों को निपटा दे रहा है। तो इधर से जब ये आ रहा था तो चाणक्य की सभा थी, चाणक्य की सभा कहने का मतलब कि जो तक्षशिला के सभी टीचर्स थे, सबको चिंता थी कि अगर सिकंदर हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश किया तो मारपीट इतना ज्यादा होगा, कत्लेआम इतने ज्यादा होंगे कि पूरे हिंदुस्तान को ये निस्तेनाबूद कर देगा। इस भावना के साथ आया था। मतलब एक ही चीज, जीतने की हवस, और जीतने की हवस न जाने कितने लोगों को काट करके सिकंदर निपटा दे रहा था, बस इसलिए कि हमें पूरी दुनिया को जीतना है। सोचिए इस उम्मीद के साथ ये बढ़ रहा था आगे। अब कभी और हम लोग समझेंगे सिकंदर की पूरी कहानी, अभी हमको सिर्फ चाणक्य समझना, फिर चाणक्य पे आते हैं। तो चाणक्य के सामने एक चुनौती थी कि एक काम करिए कि भाई आप थोड़ा सा जाइए हिंदुस्तान के राजाओं के पास और उनसे कहिए कि आप थोड़ा सा इकट्ठा होकर के लड़िए सिकंदर के खिलाफ। सिकंदर के खिलाफ लड़ने के लिए अब टीचर्स तो लड़ेंगे नहीं, तो चाणक्य के पास जो ऑप्शन आया कि भाई सबसे पहले किससे मिला जाए, तो चाणक्य यहां तक्षशिला से निकलते हैं और यहां से जाते हैं सीधा मगध। और इस समय जिस समय सिकंदर हिंदुस्तान की ओर आगे बढ़ रहा है, उसी समय मगध का राजा जो है जिसका नाम है धनानंद, यहां पे एक राजा है धनानंद, ये नंद वंश इस समय चल रहा है मगध में। इस टाइम नंद वंश चल रहा है, और नंद वंश का जो अंतिम राजा है धनानंद है। तो सबसे पहले आचार्य चाणक्य तक्षशिला से निकलते हैं और मगध पहुंचते हैं, और मगध जाकर के धनानंद को ये समझाते हैं कि देखो सिकंदर आ रहा है और उसके यह विचार हैं, ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, और अगर सिकंदर हिंदुस्तान के अंदर एंट्री कर गया तो सबको मार डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। और तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम इस समय पूरे हिंदुस्तान वाले इलाके में सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हो। ये समझा रहे हैं चाणक्य किसको, धनानंद को। जिस समय की बात है, इस समय पूरे हिंदुस्तान में 16 जनपद हुआ करते थे, 16 जनपद। ऐसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान की जो पूरा इलाका है 16 राज्यों में बटा हुआ था, और सबसे बड़ा राज्य किसके पास था, धनानंद के पास था। जनपद उनपद बाद में समझिएगा, ये सब अलग मुद्दा, पूरा ये अलग से पूरा हिस्ट्री ही एंट्री कर जाएगी यहां से। तो चाणक्य समझना है तो हर तरह जो लिंक है उस चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको बार बार चाणक्य पर ही आना पड़ेगा घूम करके। तो जिस समय ये पूरी कहानी हो रही है, इधर से सिकंदर एंट्री कर रहा है, इधर से मगध में जो राजा है धनानंद, तो ऐसे ही पूरे टोटल हिंदुस्तान में कुल कितने जनपद थे, 16 जनपद हुआ करते थे। और उन 16 जनपद में सबसे बड़ा जो जनपद था वो था हमारा मगध जनपद। और मगध में जो वंश चल रहा था वो चल रहा था नंद वंश। नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद, और इसी धनानंद को समझाने के लिए आचार्य चाणक्य गए थे। इसे समझा रहे थे कि तुम सबसे शक्तिशाली हो,
अगर तुम चाहो तो सभी हिंदुस्तान के राजाओं को इकट्ठा कर लो। अगर सबको इकट्ठा कर लो तो सिकंदर का मुकाबला कर सकते हो। सिकंदर से मुकाबला करो। राजा का काम ही है देश की सुरक्षा करना। और इस समय धनानंद अपने अय्यासी में मस्त है। अय्यासी में मस्त मतलब इसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि एक विदेशी राजा जो है हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने वाला है। मैं सबसे शक्तिशाली राजा हूं, मेरी सैन्य शक्ति अधिक है, मेरी आर्थिक शक्ति अधिक है, मेरा राज्य बड़ा है, मुझे आगे खड़ा होकर के लड़ना चाहिए। इस पर इसका ध्यान 1% भी नहीं है। और यह आदमी अपने में ही मस्त है। अब ये अपने ही मस्ती में मस्त है। इसी टाइम चाणक्य इसको समझाए जा रहे हैं, इसको समझ में आ ही नहीं रहा। अब जब इसका मन नहीं लगा तो अंतिम में कहीं कहीं पे ये जिक्र है कि इसने अपने सैनिकों की सहायता से चाणक्य को अपने जो महल था, महल से फेंकवा दिया बाहर। एक कहानी यही है जो मैं अभी आपको बताया कि आचार्य चाणक्य को जो धनानंद था अपने सैनिकों की सहायता से उठाकर फेंकवा दिया महल से बाहर। तो एक कहानी ये हो गई कि क्यों उसको उठा के फेंकवा दिया, क्योंकि जाकर के आचार्य चाणक्य उसको समझा रहे थे कि ऐसा ऐसा करो। और ये अपने ही एटीट्यूड में पड़ा हुआ था धनानंद। इसको लग रहा था कि सिकंदर आएगा तो क्या कर लेगा, ये इस उम्मीद में था। अगर सिकंदर आता तो किसी को नहीं छोड़ता, इतना थी। क्योंकि सिकंदर की सेना बहुत ज्यादा थी और सेना के साथ साथ उसका प्रधानमंत्री बहुत हाई लेवल का था। उसके सोचने समझने की क्षमता बहुत हाई थी। और ये जब टुकड़ों में बटे हुए थे तो जब जब टुकड़ों में बटोगे तब तब लात खाओगे, ये भी नियम है। इसीलिए जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो उन्होंने एक नियम अपनाया, जिसका जो नियम बहुत फेमस है, फूट डालो और राज करो। फूट डालो राज करो मतलब कि जहां जहां यूनिटी है, जहां जहां लोग एक साथ इकट्ठा हैं, उन्हें किसी तरह से तोड़ दो। जैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाओगे और फिर बाकायदे कूटे जाओगे, यही नियम है पूरा। तो ये सब छोटे छोटे टुकड़े में थे। और जब छोटे छोटे टुकड़े में हो तो सिकंदर का मुकाबला करना असंभव था। ये चाणक्य उसमें खुद मानते थे कि अगर ये सब एक होकर के लड़े तो 1% संभावना है कि जीत जाओगे। अगर एक होकर के नहीं लड़े, एक एक आदमी लड़ा तो 1% संभावना नहीं है कि एक भी आदमी जीत सके पहले तो सिकंदर के सामने। तो ये अपने ही कॉन्फिडेंस में था भाई। इसको लगता था कि हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा सिकंदर। अच्छा हुआ सिकंदर आया नहीं तो दिखाता उखाड़ के, जो लगभग 9 देश को जीत कर आ गया था और किसी को नहीं सुना था किसी की बात, 1%। चले, तो एक कहानी तो मैं ये बताया कि समझाने के चक्कर में धनानंद ने चाणक्य को फेंकवा दिया अपने महल से ही। अब इसी कहानी में थोड़ा सा ना एक दूसरी कहानी इंटर करती है। अब वो कहानी समझिए। मैंने पहले ही कहा आपको कि चाणक्य की चीजों में बड़ा मतभेद रहेगा। हर चीज जो पढ़ेंगे उसमें एक मतभेद होगा। वैसा हुआ था नहीं, क्योंकि कई किताबें कई तरह की बातें करती हैं। अब जो मेरे सामने एक किताब है, ये किताब, इस किताब में कुछ और ही लिखा हुआ है। अब वो क्या लिखा समझिए। जब आचार्य चाणक्य तक्षशिला में टीचर बने तो टीचर बनने के बाद कुछ समय के बाद ये चले गए मगध में। और मगध सबसे ज्यादा धनी राज्य था उस समय, सबसे बड़ा था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो वहां पे चले जाते हैं और यहां जाकर के धनानंद के ही राज दरबार में दानशाला के हेड बन जाते हैं। दानशाला मतलब इसका जहां से दान दिया जाता था उस कार्यभार को पूरा संभाल रहे थे आचार्य चाणक्य, वहां के हेड थे। इस कहानी से यह साबित हो रहा है कि तक्षशिला से आचार्य चाणक्य चले गए थे और मगध में जाकर के धनानंद के राज दरबार में दानशाला के हेड बने। जब हेड बने, किसी कारणवश धनानंद ने इनको एक दिन बहुत ज्यादा बेइज्जत किया और बहुत बेइज्जत करके भगा दिया अपने महल से। और ये अपमान सह नहीं पाए आचार्य चाणक्य। फिर एक नई घटना हुई, चंदू को लेकर पूरा ट्रेनिंग देकर के युद्ध होगा, वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो दूसरी कहानी हमने आपको समझाया कि कैसे चाणक्य को धनानंद ने बाहर किया अपमानित करके। पहले कहानी में बताया कि चाणक्य समझा रहे थे और उनको निकलवा दिया। दूसरी कहानी हमने क्या बताया कि दानशाला के हेड हैं और हेड थे, किसी कारणवश कुछ हुआ और उन्हें फिर बाहर निकाल दिया गया। एक ये है।
एक कहानी और फेमस है इसी चीज को लेकर के। वो कहानी क्या है समझिए। एक बार धनानंद जो था अपने राज्य में कुछ यज्ञ करवाता है या ऐसी कोई सभा बैठवाता है जिस सभा में सभी विद्वान इकट्ठा हुए थे। तो आचार्य चाणक्य को भी पता चला कि दरअसल धनानंद के यहाँ ऐसी कोई सभा बैठ रही है जिसमें दुनिया भर के सभी विद्वान इकट्ठा होंगे। तो आचार्य चाणक्य टीचर थे, तो इनके मन में आया कि काम करते हैं, और ये ब्राह्मण भी थे तो दान दक्षिणा भी मामला बन जाएगा, उसके साथ साथ टीचर हैं, थोड़ा सा ज्ञान का आदान प्रदान हो जाएगा। इस उम्मीद में आचार्य चाणक्य तक्षशिला से पहुंचते हैं मगध, और जैसे ही यहां पहुंचते हैं तो पूरी बकायदे बहस वहस चालू होती है। जब भोजन कराने की बारी आती है तो आचार्य चाणक्य है पहले ही जाकर के बैठ जाते हैं ब्रह्मभोज वाले कैटेगरी में। ब्रह्मभोज का मतलब होता है जिसमें ब्राह्मण लोग खाना पीना खा रहे थे, उस लाइन में जाकर बैठ जाते हैं। और धनानंद खुद खिला रहा था और देख लिया इनको। अब देख लिया इसको, बड़ा गुस्सा भर गया धनानंद को। अब गुस्सा क्यों भर गया? क्योंकि आचार्य चाणक्य का जो चेहरा है ये सलमान खान की तरह नहीं है। इस लाइन का मतलब यह है कि बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं है, ये देखने में बहुत भद्दे हैं। इतना भद्दे हैं कि धनानंद इनको देख करके गुस्सा गया कि इससे खराब चेहरा तो मैं आज तक देखा ही नहीं था। उसे नर्क की अनुभूति हुई होगी शायद, तभी गुस्सा गया होगा बेचारा। और गुस्सा गया, चाणक्य को बहुत ईंट जलील किया सभा में, और उनको तुरंत कहा तुम मेरे सामने सभी चले जाओ। चाणक्य को बड़ा अपमानित महसूस हुआ और चाणक्य ने उस जगह को छोड़ा और फिर जाते समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर दूंगा, तुम्हारा जो नंद वंश है इसे खत्म कर दूंगा। और यहीं से फिर कहानी दूसरी चालू होती है। तो आपको ये चीजें शायद समझ में आ गई होगी कि चाणक्य को दरअसल धनानंद अपनी महल से बाहर कैसे कर रहा है। तो महल से बाहर करने के पीछे कई कहानियां फेमस है, हमने बताया। अब इस कहानी से ये चीज तो समझ में आई कि दरअसल तक्षशिला से आचार्य चाणक्य मगध गए थे, क्योंकि चारों कहानी में चाणक्य मगध जा रहे हैं, काम अलग अलग है। बस हो सकता है किसी काम से गए हो लेकिन गए थे। अब जब गए तो इनको बहुत ज्यादा अपमानित हुए। जब अपमानित होकर वापस जा रहे थे तक्षशिला, वापस स्कूल जा रहे थे, विद्यालय, जब विद्यालय जा रहे थे तो उसी समय इन्हें रास्ते में एक लड़का मिलता है जिसका नाम था चंदू। अब की कहानी में देखिए ध्यान से, दूसरा व्यक्ति इंटर कर चुका है। अब तक कुल टोटल कितने लोग इंटर कर लिए हैं? नंबर 1 पर तो चाणक्य ही थे, और दूसरे पर एक दूसरा व्यक्ति का जिक्र हुआ जिसका नाम था सिकंदर। अब सिकंदर था, और तीसरे पे हमने एक व्यक्ति का जिक्र किया, धनानंद ही। ठीक, अब ये सब हैं। अब देखिए चौथा एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है इस कहानी में जिसका नाम है चंदू। यही चंदू आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य बनने वाला है। इसी की सहायता से चाणक्य अपनी पूरे मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो जो चंदू है ये मिल गया किसको? आचार्य चाणक्य को। आचार्य चाणक्य देखते हैं कि चंदू के अंदर थोड़ा सा प्रतिभा बड़ी जबरदस्त है, मतलब इसके अंदर टीम बिल्डिंग कंसेप्ट ज्यादा है। ये अच्छे से टीम बना करके उनके ऊपर राज करने वाला कंसेप्ट गेम खेल रहा था। अब इन्होंने देखा, उस बच्चे को देखा, थोड़ा फुर्तीला है, बढ़िया सोच रहा है, बढ़िया न्याय कर रहा है। इन्होंने उसको पकड़ा, कहा कि चलो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, और उस लड़के को लेकर के चले जाते हैं कहां? तक्षशिला। अब इस बीच में बड़ी लंबी कहानी है। चंदू की मम्मी से मिलते हैं, कुछ कहां से कैसे कैसे चंदू को लेकर के जाते हैं। तो इस कहानी को मैं यहां छोड़ रहा हूं। जब बायोग्राफी ऑफ चंदू पढ़ेंगे हम लोग, चंदू की जीवन की कहानी, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि चंदू एक एक समय कहां बिताया था, चंदू कैसे बड़ा हुआ। तो चाणक्य किसी तरह से मान लीजिए चंदू को लेकर कहां चले गए? तक्षशिला में लेकर जाते हैं, और यहां उसको बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है लड़ने की, युद्ध करने की कला सिखाए जाते हैं। और उसी के साथ साथ चंदू को खूब शस्त्र ज्ञान दिए गए, शस्त्र शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया गया, खूब पढ़ाया लिखाया गया, लड़ने सिखाया गया। चंदू धीरे धीरे योग्य हो गया। जब यंग हुआ, अभी तक देखिए इधर से सिकंदर गया नहीं है वापस, अभी आया ही है। इसी बीच में चंदू को ट्रेनिंग दिया गया,
और जब चंदू को ट्रेनिंग मिल गई बकायदे, तो चाणक्य ने चंदू को इंटर करवा दिया कहां पे? सिकंदर की सेना में। जब सिकंदर की सेना में एंट्री कर गया तो चाणक्य ने चंदू से कहा कि काम करो कि देखो सिकंदर की जो सेना है ये बहुत दूर से युद्ध करते हुए आई है। खास बात इसकी यह है कि सेना जो है शरीर से थकी हुई है, इसको मन से अगर थका दिए तो सब कुछ काम हो जाएगा। अब चंदू जब इसकी सेना में एंट्री करता है तो ये सिकंदर की सेना को गलत मैसेज दिखाता है। पहले जाके कहेगा कि देखो ब्यास नदी अगर पार कर दोगे तो मर जाओगे। अब ये एकदम लॉजिक के परे वाला बात कर रहा है आदमी, नदी पार करने से कैसे मर जाओगे? तो लोगों को कहा कि यकीन नहीं होता तो मेरे साथ चलो, एक दिन नहा के आओ, तुमको समझ में आ जाएगा। तो कुछ लोगों को चंदू जहर खिलाया था पहले ही, ऐसी कहानियां फेमस है, जो फेमस वही बता रहा हूं। तो कुछ लोगों को पहले चंदू को जहर खिलाया था और जिसको जहर खिलाया था उसी को लेकर गया नदी में नहलवाया, और नहाकर जब वो लोग वापस आते हैं 1 हफ्ते के बाद सब मर गए। चंदू ने कहा कि देखो मैं पहले ही कहा था कि अगर नदी पार करोगे तो मर जाओगे। अब इस तरह की घटना धीरे धीरे उसकी पूरे आर्मी के अंदर होने लगी, बात चर्चा होने लगी। तो सिकंदर की सेना जब इस तरह की बातें करने लगी तो उसके अंदर मतभेद पैदा होने लगा, और आर्मी के अंदर मतभेद हो जाए ये एक बड़ी समस्या है। आर्मी की यही सबसे बड़ी खास बात है कि जो सोल्जर्स होते हैं, सिपाही, उनकी सोच एक जैसी होती है। अगर उनकी सोच अगर डिसबैलेंस हुई तो मतलब कि आर्मी के अंदर डिसबैलेंस पैदा हो जाएगा। तो ये सिकंदर की सेना में चंदू क्या कर रहा है? मतभेद पैदा कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 लोग सामने मर गए, कैसे कह रहे हो ऐसा नहीं होता है? तो पूरा मतभेद टाइप का क्रिएट कर दिया। चंदू ने एक नई भ्रांति फैलाई कि ये धरती देवताओं की है, और देवताओं की धरती पे तुम अगर इस इरादे से जा रहे हो, हिंसा के इरादे से, मार करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो यहाँ के भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और ये सब कहा और 2 घंटे बाद झंडे में आग लगा दिया। जो यूनान के लोग आए थे उनका एक झंडा था अपना, यूनानी झंडा, उस झंडे में उन्होंने आग लगा दिया। जब चंदू आग लगा दिया तो उन्होंने देखा, सेना ने देखा कि झंडे में आग लग गया है, और किसी भी देश के झंडे में आग लगना अशुभ माना जाता है। फिर आर्मी टेंशन में आ गई, क्या लगता है यहाँ कुछ मामला गड़बड़ है और ये जबरदस्ती हमको लड़ा रहे हैं। तो इसी तरह मतलब एक लंबी यात्रा, लंबी कोशिश के दौरान चंदू ने धीरे धीरे किसको खोखला करने की कोशिश कर दिया? सिकंदर की सेना को एकदम खोखला बना दिया। सिकंदर की सेना का मनोबल ही टूट गया कि हम आगे बढ़ें, ऐसा उसने किया ही नहीं। अब इसी के साथ सिकंदर का एक बहुत ही जबरदस्त सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब एक 5वें व्यक्ति का जिक्र हो रहा है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। ये एकदम बड़ी इंपॉर्टेंट आदमी है। ये दरअसल सेनापति है और ये गजब का सेनापति है। इसके अंदर मोटिवेशन बड़ा हाई लेवल का है। ये उस आर्मी को भी लड़ने के लिए तैयार कर सकता था जिसके अंदर मतलब लड़ने की भावना ना हो, हाथ पैर कट चुका हो, उसको भी खड़ा कर दे लड़ाई के लिए। कितना हाई लेवल का मोटिवेशन करता था, गजब एकदम इसकी क्षमता थी। बेचारा यो फेल हो गया उस टाइम पे, क्योंकि इधर एक आदमी था जिसका नाम क्या है? चाणक्य। अब इसीलिए चाणक्य नीति फेमस है। चाणक्य नीति फेमस होने के पीछे ये कारण है। देखिए, चाणक्य ऐसे आदमी को वापस करा दे रहे हैं जिसका ये लक्ष्य ही था कि हमें पूरी दुनिया को क्या करना है? विजय हासिल करना है। ये कहीं सपना कि सिर्फ पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे झुका देना है, और उस इंसान को आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल की सहायता से झुका दिया। जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए वापस आया था, अपने घर से चला था, वो हिंदुस्तान से वापस चला गया लौट करके। सिकंदर, चाणक्य इस लेवल की कूटनीति करते थे। चाणक्य की कूटनीति, राजनीति एकदम हाई लेवल की है। इसलिए आज वर्तमान राजनीति में अगर आप समझें तो चाणक्य नीति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और चाणक्य बड़ी प्यारे प्यारे फार्मूले दिए हैं पूरे जीवन में अपने। तो किसी तरह से चंदू की सहायता से चाणक्य ने सिकंदर को पूरा वापस करा दिया। सिकंदर वापस जाते हुए रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये पूरी कहानी सिकंदर की ओर शिफ्ट हो रही है, तो यहीं मैं छोड़ रहा हूं। सिकंदर वापस जाता है, रास्ते में बेचारा मर जाता है।
इसका जो सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, यही इसके महल पर पहुंचता है। अब जब ये मर चुका है तो वहां का राजा बनेगा सेल्यूकस निकेटर, सेनापति ही बनेगा अब राजा, क्योंकि सिकंदर की कोई संतानें वैसी नहीं है जो कि गद्दी पर चले। ठीक, तो राजा बना कौन? सेल्यूकस निकेटर। अब एक व्यक्ति को तो चाणक्य ने निपटा दिया जिससे सबसे बड़ा खतरा था, वो था सिकंदर। तो किसी तरह सिकंदर को इन्होंने वापस भेज दिया, घर पे चला गया। अब बचे थे भाई साहब कौन? ये, इनको निपटाना था, धनानंद को। अब धनानंद को इसलिए निपटाना जरूरी था क्योंकि धनानंद एकदम हिंसक राजा बन चुका था। हिंसक राजा का मतलब कि अब राजा पद पर है और प्रजा का ध्यान नहीं रख रहा है। प्रजा कुछ कह रही है कि मालिक ये दिक्कत है, निपटा दो इसको, मुक्त करो दिक्कत से। ऐसा आदमी बन गया था एकदम, मतलब दारू पी के मस्त है, दिन भर डांस देख रहा है, जब देखो तब इसके दरबार में ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, इस तरह से मस्त है आदमी एकदम। तो ऐसे व्यक्ति को राजा के पद पर रहना एकदम खतरनाक है प्रजा के लिए। अगर राजा ही भ्रष्ट हो जाए तो जनता का क्या होगा? सोचिए, ये राजा एकदम भ्रष्ट है, तो इसको हटाना बहुत जरूरी था। और उसी के साथ साथ पर्सनल दुश्मनी भी है। चाणक्य की पर्सनल दुश्मनी चंदू धनानंद से है और चंदू की भी दुश्मनी है धनानंद से। कई कहानियां ये कहती हैं कि चंदू के पापा को बंदी बना लिया था धनानंद। कहीं कहीं पे यह जिक्र है कि चंदू की माता का कत्ल करवा दिया था धनानंद। कहीं कहीं पे यह जिक्र है कि चंदू की माता को बंदी बना लिया था। तो कई लिंक है, मतलब कि अब ध्यान समझिए, चाणक्य का भी दुश्मन धनानंद, चंदू का भी दुश्मन धनानंद। जब एक व्यक्ति दो व्यक्ति का दुश्मन होता है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। मतलब धनानंद का दुश्मन चाणक्य है और उसी के साथ साथ चंदू भी दुश्मन है। तो अगर चंदू और चाणक्य दोस्त हो जाएं तो धनानंद को निपटाना आसान हो जाएगा। तो ये लोग पहले से ऑलरेडी एक साथ हैं, चंदू और चाणक्य। तो इन दोनों का पूरा ध्यान कहां पहुंचा कि चलो सिकंदर तो निपट ही गया है, अब इनको निपटाते हैं धनानंद को। अब इनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो गया चाणक्य के अंदर। कहते ना कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है, और हो गया चाणक्य को ओवर कॉन्फिडेंस। इनको लगा कि हमने देखो कितनी बहादुरी का काम किया है, सिकंदर को वापस भेज दिया। भाई बहादुरी काम तो है, भेज दिए, बहादुरी काम है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ कूद गए भाई साहब धनानंद के राज्य में, मगध में। और मगध में एक राजधानी थी मगध की जिसका नाम था पाटलिपुत्र। इस जगह का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। मैं पाटलिपुत्र लिख दिया हूं, ठीक, पाटलिपुत्र। अब ये राजधानी पर ही आक्रमण कर लिए। चंदू और चाणक्य दोनों मिलकर के लगभग 5000 सेना लेकर के। अब सोचिए 5000 सेना लेकर के कूद गए हैं राजधानी पे। जैसे ही राजधानी पे कूदते हैं, एक दिन भी नहीं लगता है, धनानंद और धनानंद की पूरी आर्मी मिल करके चंदू की सेना को बकायदे पीट देती है। और इतना बकायदे पीटती है कि चंदू और चाणक्य वहां से रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं। अब यहां पे एक चीज समझिए, चंदू और चाणक्य ने एक बुद्धिमानी दिखाया कि जब हमारी सेना कमजोर हो रही है तो हमें रण छोड़कर हट जाना चाहिए और फिर वापस आके लड़ेंगे जब अपनी शक्ति बढ़ जाएगी तब। अगर राजपूत होते यही लोग दोनों तो इनकी बात अलग होती। ये कहते प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब मर जाएंगे पर वापस घरे नहीं जाएंगे, और इस चक्कर में पिटा जाते। लेकिन चाणक्य थे, चाणक्य समझदारी से काम लेते थे, जज्बात से हर बार नहीं। तो चाणक्य ने समझदारी दिखाया कि जब मेरी सेना हार रही है तो एक काम करो, पीछे हट जाओ। और चाणक्य चंदू दोनों लोग किसी तरह से जान बचा करके वहां से भाग जाते हैं पाटलिपुत्र से। जब पाटलिपुत्र से वो लोग भागते हैं तो भाग करके एक जंगल में जाते हैं और जंगल में एक झोपड़ी रहता है, वहीं पर छुप जाते हैं। यहां से एक तीसरी कहानी इंटरफेयर करेगी, चंदू की और चाणक्य की। फिर एक कहानी समझिए, जब वो लोग जंगल में जाते हैं, जंगल में एक झोपड़ी के बगल में छुप जाते हैं। उस झोपड़ी के अंदर एक महिला अपने बच्चे को खाना बनाकर खिलाती है, और जब खिचड़ी बनाई थी
कुछ भी बनाई रही होगी, एक चीज मान के चलते हैं हम लोग कि ये चीज बनाई थी। अब वो चीज बनाई थी और उसके बच्चे ने भोजन के बीच में ही हाथ डाल दिया। जैसे ही बीच में हाथ डाल दिया तो उसकी मां, बच्चा जल गया। जैसे ही बच्चा जल गया, मां ने तेजी से बिगड़ा कि तुम चाणक्य की तरह मूर्ख हो। अपने बच्चे को कहा, जिस तरह चाणक्य को युद्ध करना चाहिए था मगध के बाहरी परत पर और कूद गया पाटलिपुत्र में, उसी तरह तुम हो। खाना गर्म है, तुम्हें बगल किनारे से खाना चाहिए और तुम खा कहां से रहे हो? बीच में से। अब बीच में कूदोगे तो हाथ जल जाएगा। ये बात चाणक्य को समझ में आ गई कि यार युद्ध करना था हमको किनारे पे और हम कूद कहां गए? बीच में। अब बीच में कूद गए तो पिटा गए। अब क्यों पिटा गए? राजधानी में सबसे उत्तम श्रेणी के सैनिक होते हैं और सबसे ज्यादा व्यवस्था होती है, सबसे ज्यादा सैनिक वही होते हैं। और राजधानी में सीधा आक्रमण, किसी के घर में घुस के मारोगे और घर वाला अगर व्यवस्था से है तो दरवाजा बंद करके मारेगा। और यही हुआ चाणक्य के साथ। ये समझ नहीं पाए तो कूद गए और जब पिटाए तो फिर लुंगी छोड़कर भागे अपनी। तो ये चीजें समझिए, घर में युद्ध तब होता है जब जीत तय होती है और जीत तय नहीं है तब युद्ध मैदान में होगा जिससे भाग सके। चलिए अगला नियम देखते हैं, मौका देख करके। अब जिंदा रहना जरूरी है, पहली बार में नहीं जीतेंगे दूसरी बार में जीतेंगे। अब जरूरी थोड़ी ना पहली बार जाके मर ही जाओ। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया। पाटलिपुत्र में चले गए, 5000 लेकर के पिटाए, फिर वापस भागे। फिर वहां से महिला की कहानी से उनको समझ में आया कि यार युद्ध करना था किनारे पे, कर लिए हम बीच में। और फिर भाई साहब आते हैं और फिर सेना तैयार करते हैं। और जब फिर सेना तैयार करते हैं तो इसी बीच में चाणक्य एक नई नीति का उपयोग करते हैं। इनके दिमाग में आता है ना कि काम करो, कुछ नया चीज करते हैं जिसकी सहायता से हमको विजय मिल ही जाए। तो पहली बार चाणक्य ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहते हैं विष कन्या। तो विष कन्या का निर्माण किया गया। आप देखिए ध्यान से, विष कन्या का मतलब समझिए, कुछ ऐसी लड़कियों को इन्होंने तैयार किया जिसे जहर खिला करके उन्हें पूरा जहरीला बना दिया गया था। अब अगर किसी बच्चे को लगातार बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर खिलाया जाए तो 10-20 साल बाद आप नोटिस करेंगे कि उस बच्चे के अंदर जहर को सह लेने की क्षमता, जहर को पचा लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये बेसिक साइंस है। अगर किसी चीज को लगातार दिया जाए तो उसके अंदर वो उससे लड़ने के प्रति क्षमता विकसित हो जाती है। तो चाणक्य ने विष कन्याओं को तैयार किया। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जो पहली बार कर रहे हैं। विष कन्या का निर्माण या इस तरह से विष कन्याओं को बनाना दुनिया में पहली बार हो रहा था और चाणक्य कर रहे थे। और किस लिए कर रहे थे अब समझिए इसको। चाणक्य ने क्या किया? विष कन्याओं का निर्माण किया और विष कन्याएं उन्हें बनाए जो लड़की समाज में बहुत सुंदर सुंदर थी। अब सुंदर लड़की है तो सुंदर लड़की के प्रति आकर्षण ज्यादा होगा, तो किसी भी सैनिक को आकर्षित करके उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन उस महिला के जरिए निकलवाए जा सकते हैं। अगर सैनिक है, ठीक है, मंत्री भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है। ऐसे बहुत राजा थे जिसके पास विष कन्याओं को भेजा गया, शादी करवा दिए चाणक्य, फिर वहां भेज दिए वैसे ही जाने के लिए, और वो लोग गई और राजा को किस कर ली और राजा किस करते ही बेचारा मर गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने ओठ के अंदर, अपने मुंह के अंदर जहर को लिया था, जिस जहर को ये कन्याएं सह सकती थी और उस जहर को वो राजा नहीं सह सकता था क्योंकि राजा ने कभी जहर को चखा भी नहीं था। तो विष कन्याओं की सहायता से ये जो परिधि के राजा थे, कुछ राजा ऐसे थे जो बलशाली थे तो उनको बुद्धि से मारा गया। कहा था ना कि बल की जो तोड़ होता है उसकी बुद्धि होती है। बलशाली व्यक्ति को बल से नहीं हराना चाहिए बल्कि वहां बुद्धि लगाना चाहिए। तो चाणक्य क्या लगा रहे हैं? बुद्धि। और बुद्धि की सहायता से विष कन्या का प्रयोग किए और कई राजाओं को तो ऐसे ही निपटा दिए एक महिला के जरिए। तो एक तरीका इनका ये सही रहा। और चाणक्य समझते थे कि सिर्फ विष कन्या से काम नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने गुप्तचर तैयार किए। गुप्तचर मतलब जो जाए, बात विचार करे, जानकारी लेकर आए, पहुंचा दे। तो गुप्तचर बनाए। तो गुप्तचर की सहायता से ये पूरे राज्य के अंदर क्या क्या कहां कहां है
कैसे है, क्या प्लानिंग है, क्या राजा कर रहा है, कब क्या करेगा, कहां जाएगा, इस तरह की पूरी जानकारी गुप्तचर की सहायता से चाणक्य के पास आ गई। तो एक दूसरी चीज इनकी बढ़िया थी कि गुप्तचर और चाणक्य भाई साहब, इनका दिमाग खुद इतना जबरदस्त है, जिसको ट्रेनिंग देंगे वो अपने आप में जबरदस्त होगा। एक मिनट थोड़ा पानी पी लूं, प्यास लग गया मुझे। तो यहां तक हम लोगों ने समझा। इसी के साथ साथ चाणक्य एक ऋषि का वेश धारण करते हैं। मतलब ऑलरेडी देखिए, ब्राह्मण तो ही है, अब शिखा भी रखते हैं। अब ब्राह्मण है, संस्कृत है, विद्वान, संस्कृत बोलते हैं, विद्वान आदमी है, और इसी बीच में वात्सायन मुनि का एक रूप धारण करते हैं, वात्सायन मुनि। और फिर गांव में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, आदिवासी समाज में जाते हैं, अलग अलग सभी समाज के यहां जाते हैं, उन सबको मोटिवेट करते हैं कि काम करो। एक लड़का है जिसका नाम चंदू है, और वो देश हित के लिए काम कर रहा है, उसकी सेना में ज्वाइन हो जाओ। राष्ट्र प्रेम की भावना पहले पैदा किए। एक रहस्य बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को मरने के लिए अगर तैयार करना है, उससे अगर उसको शहीद कराना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि या तो उसे धर्म से प्रेम करा दो। धर्म के नाम पे आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है। अब किसी को भी इस तरह के काम करवाने हैं तो उससे पहले धार्मिक बनाइए, और धर्म के नाम पे उसे बढ़िया से ट्रेंड कर दीजिए कि धर्म ही सब कुछ है, और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और जिस समय यह एहसास हो जाए, उस समय ऐसे व्यक्ति का प्रयोग करना राजनीति में एकदम सरल हो जाता है। इसलिए आज वर्तमान राजनीति में देखिए, जो जो धार्मिक हैं उनका प्रयोग नेता कैसे करते हैं। लाठी वही लोग खाते हैं जो लोग जाते हैं, नेता नहीं खाता है, और नेता वो आपको भेजा था। तो पहले धार्मिक बनाइए। तो इन्होंने ये अपनी नीति का प्रयोग किया। अब ज्ञान तो इनके पास जबरदस्त था, बोलते बहुत बढ़िया थे, संस्कृत जानते थे, फिलॉसफी जानते थे, कई सब्जेक्ट का ज्ञान था। तो बढ़िया से जानकारी दिए और लोगों को मोटिवेट कर दिए, एक काम करो ज्वाइन हो जाओ चंदू में। हालांकि जो कह रहे थे चाणक्य, वो एक अच्छे मकसद के लिए ही कह रहे थे। ऐसा नहीं कि हाँ फ्रॉडगिरी वाला, आज के नेता की तरह कंपेयर मत करिएगा चाणक्य को कि आज के नेता ऐसे थे, चाणक्य थे। चाणक्य देश हित के लिए कर रहे हैं ऐसा। यहां जो हो रहा है वर्तमान राजनीति में, ये अपने हित के लिए हो रहा है, देश भाड़ में जाए, ये वाला कंसेप्ट है। और चाणक्य के लिए ऐसा नहीं है, चाणक्य के लिए देश ही इंपॉर्टेंट है। तो दो चार लोग मर जाएंगे, अच्छे लोग, कोई बात नहीं, पर देश होना चाहिए। चाणक्य ये सोच रहे हैं। तो चाणक्य किसी तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर लोगों को आर्मी में ज्वाइन कराते हैं। और चंदू की सेना धीरे 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 काफी बड़ी हो गई। जब चंदू की सेना काफी बड़ी हो गई तो उसी समय आक्रमण कराते हैं पंजाब वाले क्षेत्र में। पंजाब के राजा को आपस में मिला लेते हैं। उसी समय एक राजा हुआ करता था पहाड़ी इलाके पर, कश्मीर की साइड पे, जिसका नाम था प्रवर्तक। उसका नाम था प्रवर्तक। तो पंजाब के राजा को ज्वाइन कर लिए, प्रवर्तक को ज्वाइन कर लिए, और इसी बीच में कुछ यूनानी राजाओं की सहायता लिए, और कुछ यूनानी के साथ साथ, हाँ बस यही लोग थे, यूनानी राजा, प्रवर्तक और पंजाब के राजा, इन सबको हराए और इन सबको आपस में जोड़े, सहायता लिए। कुछ लोगों को हरा करके इन्होंने आपस में जोड़ लिया, कुछ लोगों से सहायता मांगी, और इन सबकी सहायता से एक दिन फिर युद्ध हुआ मगध में, और किनारे से हुआ। और जब इस बार हुआ तो इसी समय एक महिला की एंट्री होती है। अभी तक पहली महिला है जिसका नाम जिक्र हो रहा है इस कहानी में, उसका नाम है दुर्धरा। अब ध्यान समझिएगा, ये जो दुर्धरा है, ये दुर्धरा धनानंद की बेटी है। दुर्धरा, ये दुर्धरा का प्रेम है चंदू, प्रेमी है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दुर्धरा और चंदू। चाणक्य को एक बात समझ में आ गया कि बहुत सही जगह लड़कियां फंसाया है। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुर्धरा इसकी बिटिया है, मारना इसी को है, तो मतलब सभी गुप्त रास्ते किसको पता होंगे? दुर्धरा को पता होंगे। और दुर्धरा दरअसल अपने पापा से नफरत भी करती थी। इसके पीछे का कारण यह है कि दुर्धरा एक महिला थी और ये कम पसंद करती थी अपने बाप को ही, इसलिए क्योंकि इसका बाप बहुत हिंसक था, किसी भी व्यक्ति को पीड़ देता था, अपने ही वाइफ को कमजोरता था, कोई इज्जत नहीं देता था, अपनी ही बेटी को इज्जत नहीं देता था। तो इस
दुर्धरा का खुद अपने पिताजी से कम जमता था और इसी बीच में प्यार हो गया चंदू से, और प्यार जहां हो जाए भैया तो सबके खिलाफ चला जाता है। देश हो, दुनिया हो, बाप हो, महतारी हो, सब हो जाए। हालांकि यहाँ दुर्धरा बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो दुर्धरा ने चंदू को जानकारी दे दिया कि देखो महल के ये गुप्त दरवाजे हैं, ये गुप्त रास्ते हैं, इसके जरिए एंट्री कर करके तुम युद्ध कर सकते हो। अब यही बात तो चाणक्य को चाहिए थी कि अगर कुछ गुप्त जानकारी मिल जाए जिससे इसको मारना आसान हो जाए, और वो काम कर दी कौन? दुर्धरा। दुर्धरा ने बता दिया और चंदू ने फिर आक्रमण किया इन सभी राजाओं की सहायता से, और जब आक्रमण हुआ तो इस लड़ाई में भाई साहब इनको निपटा दिए। मतलब पहली बार धनानंद ने इन सबको पीटा था और जान बचा के भागी थी, और दूसरी बार जब लड़ाई हुआ तो धनानंद को जान से ही मार दिए। ये सब धनानंद मर चुका। जब धनानंद मर गया तब अब पूरा मगध किसके हाथ में है? चाणक्य के हाथ में है। क्योंकि इस पूरी कहानी में कौन चल रहा था? चंदू तो एक मुहरा टाइप के व्यक्ति हैं, एक आदर्शवादी शिष्य हैं चंदू। पूरी कहानी के पीछे कौन चल रहा है? चाणक्य। और चाणक्य ने जब देखा कि भाई अब सब कुछ हो गया, यहां का राजा मर चुका है, तो उन्होंने घोषणा किया चाणक्य ने कि मगध का राजा अब से रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो धनानंद था, जब ये मरता है तो इसी के मरने के बाद नंद वंश खत्म। अभी हमने जिक्र किया था कि यहां पे नंद वंश चल रहा था। जब सिकंदर आया तो नंद वंश चल रहा था। जिस दिन धनानंद मर गया उस दिन ही नंद वंश खत्म। जब नंद वंश खत्म हो गया तो यहां पे राजा बन गया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है 321 बीसी में। 321, तो यहां पे मैं एक डेट लिख दे रहा हूं, 321 बीसी। ठीक, इसी टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए कहां के? मगध के। मतलब कि 321 बीसी में चाणक्य ने यह ऐलान किया कि मगध का राजा कौन है? चंद्रगुप्त है। अब ये तय हो गया, राजा बन गए। अब इस बात से जब चंदू भी भाई साहब गद्दी उद्दी पे आ गए, सिंहासन में बैठे, पहले ब्याह करते हैं किससे? दुर्धरा से। भाई बहुत सहयोग दी है, इसकी सहायता से सब काम हुआ, तो ब्याह हुआ करते हैं। इसी समय चंदू चाणक्य को बनाते हैं अपना प्रधानमंत्री कि भाई देखिए सब कुछ तो आपकी सहायता से हुआ है, तो हम रहेंगे राजा, आप तो राजा बना दिए हैं, तो आप रहेंगे प्रधानमंत्री और अपने सलाहकार के रूप में। तो सलाहकार और प्रधानमंत्री का पद मिला किसको? चाणक्य को। चाणक्य अपना उसी पद पर जीवन भर काम किए, ईमानदारी से काम किए खूब जम के, और इन्हीं की सहायता से धीरे धीरे चंदू ने मगध तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। धीरे धीरे चंदू ने चाणक्य की कूटनीति की सहायता से, चाणक्य ने पहली बार समझाया था साम दाम दंड भेद, इस सब नीति के रूप में, तो ये पूरा अपना तरकीब लगाए, पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति के पास, जिसका नाम क्या है? चंदू। अब चंदू जो है चंद्रगुप्त मौर्य बन चुका है। जब चंदू राजा बना तो यहां पर मौर्य वंश की स्थापना होती है और मौर्य वंश चालू हो जाता है। इतिहास में पहला व्यक्ति है जो अपनी मां के नाम पे वंश चला रहा है। इनकी मां का नाम था मूरा, इन्हीं के नाम पे चला मौर्य वंश। इसके पहले पिता के नाम पे वंश चल रहा था। तो ये बात छोड़िए, तो चंदू की कहानी है। तो अब पूरी कहानी में पूरे हिंदुस्तान के राजा बन गए हैं चंदू। अब इसके बाद क्या होता है कि लगभग इस पूरी कहानी में 20 साल का अंतर आ गया है। 20 साल, लगभग 20 साल। और 20 साल बाद ये भाई साहब जो ये थे सिकंदर के सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर, ये 20 साल बाद फिर वापस आ गया। इस बार इसके दिमाग में दरअसल जब पहली बार आया था अपने सिकंदर के साथ, अपने राजा के साथ, तो इसको पहले से ही डाउट था कि हिंदुस्तान में दरअसल कुछ है वो नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इसको पहले से डाउट था। और 20 साल बाद एक नई आर्मी के साथ, जब सेना नई हो गई, नई आर्मी के साथ फिर आया कि चल रहे हैं इस बार हिंदुस्तान, अब देखते हैं कौन देवी देवता है, क्या चीज है। अब इस उम्मीद से बेचारा आगे आया, और जब वापस आया लड़ाई लड़ने के लिए, तो इस समय पूरा हिंदुस्तान, जब 20 साल पहले आए थे तो हिंदुस्तान 16 टुकड़ों में बटा हुआ था। जब इस बार आया 20 साल बाद,
तो पूरा हिंदुस्तान पर एक ही राजा, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब इतने बड़े राजा से लड़ना एक बड़ी बात है, और इस लड़ाई के पीछे बहुत ध्यान समझा गया, एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई। बहादुरी तो अपने आप बाद में देखेंगे हम लोग, राजनीति जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ईमानदारी से युद्ध नहीं जीते जाते, ईमानदारी से महात्मा बन सकते हो। अगर महात्मा बनना है तो ईमानदारी की बातें करो, और राजा बनना है तो बेईमानी की। तो बेईमानी बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीति में, ईमानदारी से तो सत्ता चल ही नहीं सकती, एकदम पक्का ही बात है। चलिए समझे। अब चाणक्य को किसी तरह इनके गुप्तचर की सहायता से पता चल गया कि जो आया सेल्यूकस निकेटर, इसने इस बार हाथी खूब लेकर आया है। चंदू को, चाणक्य को पता चल गया कि इस बार हाथी लेकर आया है, तो इन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा सा युद्ध को इंतजार करो, जब बारिश का मौसम आएगा तब युद्ध होगा, और उसी क्षेत्र में युद्ध होगा जिस क्षेत्र में पानी खूब इकट्ठा होता है। तो थोड़ा सा इंतजार किए और उसके बाद युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो सेल्यूकस निकेटर जो था, और एक तरफ सेल्यूकस निकेटर और एक तरफ चंदू, और चाणक्य ने चंदू से कहा था देखो लड़ाई में तुम हाथी नहीं लेकर जाओगे, घोड़ा लेकर जाओगे। घोड़ा क्यों लेकर जाओगे? जहां पर पानी होगा वहां पे हाथी फिसल कर गिर जाती हैं अक्सर, तो इसकी हाथी गिर जा रही थी, और हाथी खड़ा होकर वापस लड़े तब तक समय लगेगा, और हाथी गिर गई, 10 सैनिक उसका खुद दब के मर गया, इस तरह की समस्या हो जाएगी। और इधर चंदू अपने आर्मी में रखा था घोड़ा, और जब उसकी आर्मी खुद आपस में परेशान हो गई पानी की वजह से, और जब चंदू भाई साहब घोड़ा लेके पीटे जा रहे हैं एक तरफ से, सबको पीटे, और कुछ समय बाद लगा सेल्यूकस निकेटर को कि अब जान नहीं बचेगी, सरेंडर कर देते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने उसको समझदारी, अपना दिमाग लगाया कि यार जान बच जाए कम से कम, भाड़ में जाए, लड़ाई सड़ाई हार गए। सेल्यूकस निकेटर अपने आप को सरेंडर कर दिया कि भाई हम लड़ाई हार रहे हैं, और जैसे लड़ाई हारे तुरंत चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य प्रेजेंट, ठीक है मैं तुम्हारे जीवन दान देता हूं, तुम जियो, लेकिन उसके पीछे कंडीशन, जो तुम इधर की जमीन जीते हो, इधर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान इलाके में पूरा जीत लिया था इधर का, वो जो जमीन तुम जीते हो पूरा, वो जमीन पूरा आज से चंदू का, मतलब वो हिंदुस्तान में जुड़ रहा है। वो ठीक है, कोई बात नहीं, ले लीजिए। अब हारे हो, अब ये हार गए हैं, अगर ना कहोगे तो क्या कर लोगे? एक तलवार की थोड़ी सी 2 मीटर की दूरी है, मार देंगे उलट जाएगा मुड़ी इधर से उधर। तो कहा ठीक है ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। कहने पूरा नहीं, इधर है इतना चाहिए, तो उतना ले लीजिए जमीन। उसके बाद दूसरा कंडीशन रखे चाणक्य, कहें कि तुम्हारी जो बेटी है हेलेन, इसकी एक बेटी थी हेलेन, कलर ये जो था सेल्यूकस निकेटर, इसकी बेटी है जिसका नाम है हेलेन। ये हेलेन से विवाह होगा चंदू का। तो अब देखिए चंदू पहले एक विवाह कर चुका है, जिसका किसके साथ हुआ है? दुर्धरा के साथ। अब दूसरी लड़की से भी शादी करा रहे हैं चाणक्य, जिसका नाम है हेलेन, और हेलेन का एक दूसरा भी नाम है कार्नेलिया। कार्नेलिया का विवाह कराया गया चंदू से। अब जब यह तय हुआ कि विवाह होगा, इसी बीच में एक बात और तय हुआ कि विवाह तो होगा तुम्हारी बेटी का, लेकिन तुम्हारी बेटी से जितने भी बच्चे पैदा होंगे, पुत्र, वो सभी के सभी लोग राजा नहीं बनेंगे, उत्तराधिकारी के हकदार नहीं होंगे। राजा तो वही बनेगा जो दुर्धरा का बेटा होगा। क्यों? क्योंकि दुर्धरा इसी देश की मिट्टी की लड़की है, और तुम्हारी लड़की विदेशी है, और एक विदेशी व्यक्ति का इस राष्ट्र के प्रति वह प्रेम की भावना नहीं होगी, इसलिए तुम्हारे पुत्र राजा नहीं बनेंगे। ये तय हो गया, ये हुआ, ठीक है भैया, जैसे कहेंगे वैसे प्रेजेंट मान लेंगे हम आपकी बात। खाना पीना खा करके यार वीडियो बनाने में बड़ी समस्या होती है। चले, तो ये तय हुआ कि हेलेन का विवाह होगा आप चंदू के साथ। तो ये सब कुछ कंडीशन रख दिए चाणक्य। तो जब ये लोग घर गए वापस, चंदू चाणक्य, तो चंदू उस समय चाणक्य से एक सवाल पूछते हैं कि हमको ये नहीं समझ में आया गुरुजी कि लड़ाई हुआ, मैं जीत भी गया था, तो ये विवाह वाला क्या मैटर है? मैं तो प्यार करता हूं इससे, और विवाह करा रहे हैं आप उससे, पहले की झगड़ा होगा रोज हमारा। अब ऐसे पूछे होंगे, अपनी बात में समझा दिया मैं। तो दरअसल चाणक्य उस समय कुछ और सोच रहे थे।
चाणक्य ने चंदू को कहा कि चलो मेरे साथ, और ले गए एक बगीचे में, और एक कांटा था, कहा कि इसमें चलो। और जब चले और पैर में धंस गया चंदू के, क्या क्या बताओ क्या करोगे? तो चंदू ने उत्तर दिया कि इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। चाणक्य ने कहा कि नहीं रुको, वो लस्सी लाए, मट्ठा, और ले जाकर के उस कांटे की जड़ पर डाल दिए। और जब जड़ पर डाल दिए तो चंदू ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं महाराज? तो उन्होंने बताया कि देखो, ये जो मट्ठा डाले हैं ये मीठा है, ये इसकी जड़ों तक चला गया है, और जब इसकी जड़ तक चला गया है तो चींटियां आएंगी और उस मट्ठे को खाने के लिए इसकी जड़ तक चली जाएंगी और इसकी पूरी जड़ को तहस नहस कर देंगी, काट डालेंगी। चाणक्य ने समझाया कि समस्या को खत्म नहीं करना है, समस्या को जड़ से खत्म करना है। सोचिए, इतना हाई लेवल का आदमी सोच रहा है चाणक्य। उनका ये क्या बात हुआ भाई, समस्या जड़ से खत्म करना है? कहे तुम नहीं समझ रहे हो, दरअसल हेलेन है इसकी बिटिया, अगर इससे कर लोगे शादी तो तुम हो जाओगे इसके दामाद, और जब तुम हो जाओगे दामाद तो उसकी बेटी हो जाएगा ये घर, पूरा हिंदुस्तान। और ये जो 20-20 साल बाद यूनानी युद्ध करने की उम्मीद से आते हैं और युद्ध करते हैं, हिंसा करते हैं, तुम्हारी भी हानि करते हैं, अपनी भी हानि करवाते हैं, अगर इनका रिश्तेदार यहां हो गया, रिश्तेदारी बेटी का घर, तो अपने बेटी के घर में युद्ध नहीं किया जाता है। दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी के घर में युद्ध नहीं करता है। सोचिए, परमानेंट सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोच लिए कि अगर एक बार विवाह हो गया, झंझट खत्म। अब एक ऑप्शन है कि सेल्यूकस निकेटर को मार दो जान से, हेलेन को भी मार दो, लेकिन क्या इन दोनों को मार देने से यूनान से हमारा संबंध सही रहेगा? यूनान में फिर एक राजा पैदा होगा और उसके पास वही सवाल फिर होगा कि हमारे राजा को इसने मारा था, और फिर युद्ध होगा। यह युद्ध लगातार चलता रहता। उस युद्ध को चाणक्य ने अपनी चालाकी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया, शादी करा करके। तो सोचिए, चाणक्य कितना हाई लेवल का सोचते थे। तो अब यहां तक समझ लिए, अब चाणक्य ने शादी करवा दिया। अब चंदू के पास कुल टोटल 2 मेहरारू। नंबर 1 का मेहरारू कौन है? दुर्धरा। और नंबर 2, वैसे तो नंबर 1 कई वाली है यार, विदेशी है, ठीक। चलिए ठीक, तो पहली मेहरारू ये है और दूसरी मेहरारू ये है, ठीक। तो हालांकि हिंदुस्तानी लड़कों को ना विदेशी लड़कियां काफी ज्यादा पसंद आ जाती हैं। अब छोड़ते हैं इस बात को, हिस्ट्री नहीं तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा कि क्या डिस्कस हो गया। तो यहां तक बात आपको समझ में आया? तो इस तरह से दोनों शादी हो गई इनकी। अब दोनों शादी होने के बाद एक बढ़िया सा खुशहाल जीवन चल रहा था। पूरे अखंड भारत पे अकेले ही राज कर रहे थे मिस्टर चंदू। जब चंदू राज कर रहे थे तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि दुर्धरा को पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ। इसने कहा कि देखो चंदू, जो तुम खाना खाते हो ना, तुम्हारे साथ आज खाना मैं भी खाऊंगी। महिला थी, वाइफ थी, और जिद कर लिया कि खाएंगे खाएंगे। और चंदू ने कहा ठीक है खा लियो भाई। अब ये खाना खा ली, जो खाना खाई, अब ध्यान समझना, उसी खाने में था जहर। अब ये जहर की कहानी समझिए। दरअसल चाणक्य चंदू को बचपन से ही हल्का हल्का जहर खिलाते थे। वो इसलिए जहर खिलाते थे कि कभी इसे कोई व्यक्ति जहर खिला करके मारने की कोशिश करे तो मरे ही नहीं, इसकी शरीर उतना जहर सह लेने की क्षमता विकसित कर ले। इसलिए चाणक्य उसको जहर खिलाते थे चंदू को, और उस हर दिन खाने में मिलाया जाता था। उस दिन भी मिलाया गया जिस दिन ये खा रही थी दुर्धरा। जब दुर्धरा खा रही थी तो खाली उसी खाने को खा करके चंदू कभी नहीं मरा, और उसी खाने को खा करके दुर्धरा मर गई। और दुर्धरा को जब तकलीफ हुआ, चाणक्य को पता चला कि यार ये खाना खा गई चंदू वाला। अब उस समय चाणक्य आते हैं तुरंत और देखते हैं कि इसका हालत गंभीर है, ये बच नहीं पाएगी। तो चाणक्य के दिमाग, उसी समय प्रेग्नेंट थी दुर्धरा, उस समय प्रेग्नेंट थी, लगभग 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, या 7 महीने मान लेते थे, 7-8 मान लेते हैं। अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है, तो 7-8 मान चलते हैं। अब 8 इसलिए मान रहा हूं, 7 इसलिए मान रहा हूं, 9, इसी में से 3 में से कोई एक डाटा सही होगा, 7, 8, 9। क्योंकि जब ये जहर खाई थी तो उस समय इसके मरने के चांस कि भाई मर जाएगी, और ये गर्भवती है और इसके पेट में जो बच्चा है उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो चाणक्य ने तलवार लिया और इसके पेट को चीर के उसके अंदर से बच्चे को ही निकाल लिया। जब उसके बच्चे को निकालिए तो ये दुर्धरा मर गई। और जो लड़का
बाहर निकला पेट से, उसी का नाम रखा गया बिंदुसार। बिंदुसार ये जो है चंद्रगुप्त का लड़का है, जो आगे चल के पूरे हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठेगा, राजा बनेगा। यही, अब इसके बच्चे तो बन नहीं सकते, यही बचा है, तो यही पूरा हिंदुस्तान पे बैठेगा। तो चंदू की पहली वाइफ का मृत्यु कैसे हुआ समझ में आ रहा है? चाणक्य के द्वारा किए गए देसी ऑपरेशन की वजह से। देसी ऑपरेशन इसलिए कह रहा हूं कि भाई तलवार निकाल के सीधा डायरेक्ट फाड़ के बच्चे निकाल लिए। जैसे डॉक्टर तो आजकल आके कहता ना कि माँ और बच्चे में से कोई एक बचेगा, इनके ऑपरेशन में सीधा क्लियर है कि माँ को जाना है, बच्चे को बच जाना है, बच्चे को ही बचा पाए। तो बच्चा बचा। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और चंदू धीरे धीरे बूढ़े हुए, चाणक्य भी बूढ़े हुए। जब बूढ़े हुए तो एक समय आया कि चंदू को लगा कि यार दुनियादारी बहुत हो गया, मारपीट, ये नहीं मजा आ रहा है। चंदू ने अंतिम में जैन धर्म ज्वाइन कर लिया। जैन धर्म ज्वाइन करके मॉन्क बन गए, चले गए भैया, भिक्षु बन गए। चाणक्य नहीं गए, चाणक्य कहेंगे हम थोड़ा सा रहेंगे भी, चंदू चले गए। एक सच्चाई है, जीवन का सत्य यहां से है, आप दुनिया में चाहे जितना कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, अंतिम में जरूरत सिर्फ शांति की होती है। और सोचो एक व्यक्ति जो पूरे हिंदुस्तान का अखंड राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम में जैन धर्म ज्वाइन करके सब कुछ छोड़ करके एक भिक्षु बन जाता है। क्यों? क्या कमी थी? वो कमी थी शांति की, और शांति आती है संतुष्टि से। राजा बनने में एक ही दिक्कत है यार, मजा बहुत आता है पर शांति नहीं मिलती है। छोड़िए इस बात को। तो ये भाई साहब चंदू बूढ़े हो गए, ये बड़े हुए तो ये राजा बन गए। जो बिंबिसार था ये राजा बनता है, बिंदुसार ये राजा बनता है। और इसके बाद चंदू जैन धर्म ज्वाइन करके चले गए घर से। और चाणक्य रुके थे कि भाई हम रहेंगे कुछ समय तक और देश की सेवा करेंगे, देश प्रेमी थे। इसी समय सुबंधु नाम का एक व्यक्ति था जो बुद्धिमान था। आप कह सकते हैं कि बिंदुसार का जो है, बिंदुसार इसका प्रधानमंत्री है। कौन? सुबंधु। और सुबंधु थोड़ा चाणक्य से नफरत करता है। और चाणक्य से नफरत करता इसलिए है क्योंकि जो बिंदुसार है ये ज्यादा बात सुनता है चाणक्य की, उनकी बात ज्यादा सुनता है। इसलिए सुबंधु ने क्या कहा कि भाई देखो, ये जो आदमी है बहुत इसकी बात ज्यादा सुनते हैं लोग, इसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, किसी तरह इसको निपटा देते हैं। तो एक दिन आया बिंदुसार के पास, कहा कि देखो तुम्हारी मम्मी जो है मर गई बचपन में ही, तुम पेट में थे तभी मर गई। कैसे? चाणक्य जो नहीं देख रहे हो पंडित जी, पेट फाड़ निकाला था तुम्हारी माँ के पेट में से, चढ़ा बढ़ा दिया इसी। और चढ़ा बढ़ा दिया, बहुत दिक्कत हो गया। बिंदुसार लगा तेरी की मम्मी को मार डाला, बुलाओ टकलू को। टकलू टकला थे तो बुलाए, यहाँ क्या पैसे से किए। चाणक्य को लगा कि यार बड़ा गड़बड़ है, मैं इसको बचाने के लिए ऐसा किया और ये आज मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहा है। वो भी आरोप क्यों लगा रहा है? क्योंकि सुबंधु जो है उसको आधा बताया ही है, ये बताया ही नहीं कि तुम्हारी मां जहर खाई थी। और चाणक्य को लगा कि यार अब बहुत हो गया, अब जा रहे हैं घर छोड़ के। उसी समय चाणक्य ने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से, मैं प्रधानमंत्री पद पे नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। मेरा शिष्य भी नहीं है, शिष्य तो चला गया जैन धर्म ज्वाइन करके। चाणक्य चले गए जंगल, और जब जंगल जाते हैं तो जंगल में उन्होंने वो ले लिया प्रण कि मैं अन्न जल सब कुछ त्याग रहा हूं, और अन्न जल त्याग दिए, अंतिम में मर गए। तो चाणक्य कैसे मर गए ये कहानी समझ में आई। अन्न जल त्याग दिए इसलिए मर गए। एक दूसरी भी कहानी फेमस है कि चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई। बाद में जब जो बिंदुसार था इसने सब कुछ कह दिया, चाणक्य चले गए घर। तो बाद में बिंदुसार को पता चला अपनी एक दूसरी महिला की सहायता से, जो उसके महल की नौकरानी थी, उसकी सहायता से जब पता चला कि दरअसल बात ऐसा नहीं था जैसा आपको पता चला है। दरअसल आपकी मम्मी जहर खा ली थी और आपको पेट में से चीर करके निकालना बहुत जरूरी था, इसलिए चाणक्य ने ऐसा किया। और अगर ऐसा नहीं करते तो आज आप जिंदा ही नहीं होते और आप भी आज मर चुके होते। इतनी पूरी कहानी हुई। अब इस चीज को सुनने के बाद बिंदुसार को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया मुझसे, पूरा गुरुजी को ही भगा दिया जो बहुत सही थे। ये सुबंधु और बिंदुसार दोनों जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाते हैं माफी मांगते हैं दोनों लोग कि यार माफ कर दीजिए इस चीज को हम लोगों को।
तो वो कहते हैं ठीक है हम आप पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहते हैं चलिए घर चलिए, तब महल में चलिए। तो बोलते हैं नहीं नहीं जाएंगे। तो बिंदुसार चले आते हैं और वो कहकर आते हैं अपने मंत्री से, सुबंधु से, कि आप देखो तुम लेकर आना, मैं जा रहा हूं। और सुबंधु जलता था चाणक्य से। और जब चाणक्य कुटिया में अंदर गए तो सुबंधु ने कुटिया में आग लगा दिया, घर जल गया और उसी में चाणक्य जलकर मर गए। एक दूसरी कहानी यह भी है कि चाणक्य की मृत्यु कैसी हुई, जलकर हुई। पहली कहानी हमने बताया कि अन्न जल त्याग दिए थे, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो चाणक्य की कैसे मृत्यु हो रही है ये चीजें हमने डिस्कस किया। इसी के साथ साथ एक आध दो चीजें और फेमस हैं। हमको लग रहा है कि इतना हम काफी ज्यादा बतिया लिए हैं सिकंदर चाणक्य के बारे में, क्योंकि जिस क्लास के आधार से बात हो रही है, क्लास 8 के आधार से, ये काफी ज्यादा बातें हो गई हैं। तो इसके आगे की कहानी है एक, चाणक्य जब मर गए तो इसके बाद भी 10 मिनट की कहानी है, वो हम अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमारा मुंह दर्द करने लगा है समझाते समझाते। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरह के हिस्ट्री से संबंधित एक गजब गजब के बायोग्राफी अगर आपको जाननी है, अजब गजब, तो आपको बायोग्राफी मिलती रहेगी इस चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए। और बायोलॉजी के अगर आप विद्यार्थी हैं तब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे सभी क्लास की, लगभग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लास की बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। तो आज के लिए बस करते हैं। धन्यवाद साथियों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्वस्थ जीवन ही एक मस्त जीवन है।